नमस्कार। हाल में जब दिल्ली के चुनाव हुए थे और उसमें मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली और उसके बाद जब इस साल के आखिर में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसा माना जा रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि नीतीश का चेहरा बिहार में पुराना पड़ता जा रहा है। लेकिन आज जब एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जुगलबंदी दिखाई दी, तो साफ हो गया कि ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से घुटने टेक दिए। भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया है कि बिहार में वो नीतीश कुमार के बगैर आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये लड़ाई 2020 के चुनाव में भी थी कि चेहरा नीतीश कुमार रहे या भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा दे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन आज जिस तरह से एक सरकारी कार्यक्रम में किसानों को जो पैसे ट्रांसफर होते हैं किसान निधि के, उस पैसे को ट्रांसफर करने को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम था, 19वां इस तरह का कार्यक्रम था और उसको बिहार में किया गया। बिहार में करने की भी एक वजह है, ये है कि इसी बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक रैली करने का मौका मिल गया। जो जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया गया था उससे साफ हो गया था कि ये ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव का एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये ऐलान है। और कैसे बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर आगे बढ़ेगी, आगे लड़ेगी, इसका एक संकेत देना उनका मकसद था। कुछ तस्वीरें दिखाता हूं मैं पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे बिहार से दीपक कोचगवे जी। लेकिन मैं कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण का आगाज से पहले किस तरह की गतिविधियां थी और क्या क्या कहा गया, नीतीश कुमार ने क्या कहा। एक छोटा सा वीडियो पहले देखते हैं। था 1 रुपया दिल्ली से निकले 100 पैसा सीधा पहुंचता है। ये आप जैसे छोटे किसान हैं जिनको पहले सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। छोटे किसानों का हक भी बिचौलिए हड़प कर लेते थे। लेकिन ये मोदी है, ये नीतीश जी है जो किसानों के हक का किसी को नहीं खाने देंगे। जब एक कांग्रेस वाले, जंगल राज वाले सरकार में थे तो इन लोगों ने खेती का कुल जितना बजट रखा था उससे कई गुना ज्यादा पैसा तो हम सीधे आप किसानों के बैंक खातों में भेज चुके हैं। ये काम कोई भ्रष्टाचारी नहीं कर सकता है। तो नीतीश और मोदी ही ये काम कर सकते हैं बिहार में, ये मैसेज देने की कोशिश की गई। एक और तस्वीर है छोटी सी जो ये बताती है कि किस तरह से ये चुनावी आयोजन था। सरकारी आयोजन तो इसको कहा गया, लेकिन ये आयोजन किस तरह से चुनावी था, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री कैसे पहुंचे। महिलाएं मौजूद हैं। आज का दिन बिहार के लिए एक तरह से बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज भागलपुर की ही धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे और इस योजना के तहत 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। जीतन राम मांझी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, साथ ही साथ माननीय श्री संजय झा जी, माननीय श्री मंगल पांडे जी एवं माननीय श्री दिलीप कुमार जायसवाल जी से निवेदन करूंगी कि सामूहिक रूप से मखाना से बने माला माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पहनाकर स्वागत करिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ गए हैं और ये बहुत सारी बातों की चर्चा करेंगे। और जब यहाँ पर आए हैं तो आप जान लीजिए इस एरिया के विकास के लिए भी काम होगा, पूरे बिहार के विकास के लिए काम होगा।
और ये पूरे देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और अब इधर उधर कुछ नहीं, पूरे देश में इन्हीं के नेतृत्व में आगे और काम बढ़ेगा। और इतना हम आपको बता देते हैं कि हम लोग मिल करके उनके नेतृत्व में ही और जिस तरह से बिहार का भी काम हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए अगली बार जो होने वाला है तो उसमें भी आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि जैसे पहले किए थे फिर पूरे पैमाने पर सहयोग दीजिए, ताकि उनके चलते और हम लोगों के सहयोग के चलते काफी विकास होगा। और पहले क्या स्थिति थी, और आप जान लीजिए हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, अब कहीं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता? हम लोगों ने कितना महिलाओं के लिए सब काम किया, हर क्षेत्र में महिलाओं को हम लोगों ने मौका दिया है और सब जगह से विकास हो रहा है। तो देखिए किस तरह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और नीतीश कुमार ने दोनों ने एक तरह से यहाँ से इस मंच का इस्तेमाल, एक तरह से चुनावी इस्तेमाल किया और साफ साफ ये संकेत दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ेगी। तो इसके कई वो उसके अर्थ हैं और हम उस पर चर्चा करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपक कुचगवे जी। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दीपक जी, आपने अभी देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ की, नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा कि आप सहयोग करते रहिएगा और बिहार वालों को मैसेज देने की कोशिश की कि हम लोग मिलजुल कर ही काम करेंगे, इसलिए आप लोग पिछली बार की तरह सहयोग दीजिएगा, यानी 2024 के चुनाव की तरह वो सहयोग मांग रहे थे वहां के लोगों से। तो अभी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे पिछली बार, तो आपसे बात हो रही थी तो आपने ऐसी संभावना भी जताई थी कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि उसकी महत्वाकांक्षा दिल्ली चुनाव के बाद बढ़ गई है और वो अकेले जाने का सोच सकती है। लेकिन आज के कार्यक्रम के बाद तो ऐसा लग नहीं रहा है कि उसने हिम्मत जुटाई है और उसने सोचा है कि वो अकेले जाके बिहार में कुछ कर पाएगी। उसने तो एक तरह से नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर दिया। देखिए, बिहार में हमने जो बात की थी और कि हो सकता है कि अकेले निकल पड़े बीजेपी। राजनीति में भव्य जी कुछ भी होता है, कुछ भी संभव है। हम प्रिडिक्ट करते हैं, हम कुछ लोगों से बात करते हैं, तो हम उस संभावनाओं को देखते हैं, तभी हम लोग कुछ बोलते हैं। मगर देखिए, जिस तरह से इधर 20-22 दिनों से बिहार में भागलपुर में तो हल्के भागलपुर में लगातार हलचल थी कि नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और उसको लेकर काफी जबरदस्त तरीके से चुनावी माहौल बनाया गया था। एक तरह से वहां के कार्यकर्ताओं को ट्रेन किया गया था कि अब आप मैदान में उतर जाइए, अब आप लग जाइए पार्टी के लिए। ये सारी बातें चल रही थी भागलपुर में। हमारे बीच भारत सरकार के माननीय मंत्री जीतन राम मांझी ये समझ रहे थे कि चुनाव कहीं दस्तक तो नहीं दे रही। देखिए, एकदम कॉमन बात है चुनाव को लेकर। जिस तरह से नरेंद्र मोदी, आप देखिए बहुत दिन के बाद मैंने देखा नरेंद्र मोदी की अगर बिहार की यात्रा होती थी तो नरेंद्र मोदी अपने कारकेट के साथ जाते थे, नीतीश कुमार अपनी गाड़ी के साथ जाते थे। मगर जब हेलीकॉप्टर उतरा है जहां भी हवाई पट्टी पर, वहां से दोनों साथ हैं एक साथ। ये दिखाया गया है कि एनडीए में नीतीश और नरेंद्र मोदी की जोड़ी रब ने बना दी और इसी जोड़ी के साथ अब चलना है। और जिस तरह से स्टेपिंग आपने देखा और जो स्टेपिंग के साथ बातचीत, बॉडी लैंग्वेज हुआ, और उसी बीच उन्होंने जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो उन्होंने पहले मंगल पांडे ने उसको संबोधित किया, जो कि मंगल पांडे कृषि मंत्री हैं, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उसके बाद रामनाथ ठाकुर आए, उन्होंने संबोधन किया, तो एक भाजपा एक जनता दल यूनाइटेड हुआ। मगर सबसे तब लोगों में ये हुआ जब प्रधानमंत्री ने मंच से केंद्रीय मंत्री और नीतीश कुमार के खास राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की जमकर तारीफ कर दी और उन्होंने कहा कि ललन जी ने अपने विभाग में दूध उत्पादन में देश में
सबसे पहला स्थान, दुनिया में पहला स्थान दिया। और इस तरह से उन्होंने एक एक्सेलेंसी बना रहे हैं मोतिहारी में, उनकी बड़ी तारीफ करती मंच से। और इस तरह से उन्होंने बैलेंस बनाने की कोशिश की। और बीच भाषण में भी हालांकि उन्होंने विक्रम जो जो उम्मीदें थी वहां के लोगों को, उस उम्मीद के तहत वो घोषणाएं नहीं हो पाई। जैसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात थी कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो वो ग्रीनफील्ड ये एयरपोर्ट की घोषणा करेंगे, मगर उन्होंने एक चीज जो कहा वो पॉइंट वाली बात थी, विक्रमशिला को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। उन्होंने मंच से अपने पार्टी के दोनों डिप्टी सीएम का नाम लेकर कहा कि सम्राट जी और विजय कुमार सिन्हा जी, आप लोग इसको एक्सपेडाइट कराएं और इसको ये करें। तो देखिए ये जो अब मुझे ये किसी को भी लग रहा है, शुरू से भी मैं कहता आया हूं कि नीतीश कुमार और इन दोनों में कोई बाइफरकेशन नहीं होने वाला है। और ये लगातार नीतीश कुमार अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे, तो एक जिम्मेवारी वो ले रहे थे पिछले भूलों को कबूल करते हुए। मगर आज जिस तरह से भागलपुर में शो हुआ, ये शो चुनाव की तरफ, चुनाव तो है ही इस साल, मुझे भी लगता है कि चुनाव की तरफ जा रहा है और कहीं जल्दी ये चुनाव ना हो जाए। जी। तो हम ये मान के चले कि अब ये जो है जेडीयू और बीजेपी के बीच में अब आने वाले समय में एक तरह से एक संकेत देने की कोशिश भी की गई दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को कि आप इसी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लीजिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी बिहार में आगे बढ़ेगी और 2025 में भी नीतीश ही चेहरा होंगे। इसको एकदम मान लिया जाए या अभी भी कोई गुंजाइश बचती है, बाद में कुछ और नई बातें आ सकती हैं? देखिए, बाद में तो नई बात आएंगी, बाद में चुनाव के बाद तो नई बात आनी है और आएगी। वो उससे कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट मुकर नहीं रहा है। अभी जो चुनाव में है कि किसी तरह से, आपने देखा चुनाव में क्या कहा उन्होंने, कि महाकुंभ की बात की और कहा कुंभ के बाद ये लोग अब बहुत कुछ बोलते हैं, इन्हें सबक सिखाइए बिहार के लोग। कुंभ वालों मतलब वो कहते थे कि राम मंदिर जिनको चुभ रहा था वो उनको महाकुंभ भी बहुत चुभ रहा है, इस तरह की बातें की प्रधानमंत्री। ये कहा। नीतीश कुमार ने जंगल राज की याद दिलाई फिर कि 2005 में क्या होता था, आप लोग मिलकर फिर से कीजिए। तो कहीं ना कहीं चुनाव का की दस्तक दोनों ने दी है कि आप कुंभ के मामले में प्रधानमंत्री ने दी है, और फिर वो जंगल राज और जो विकास की बात, कहाँ था बिहार, आप लोगों ने देखा नहीं था, आप लोग घर से निकलते थे, ये सारी बातों को लेकर ये चुनाव की ओर अपने मतदाताओं को फिर से चेतावनी और दुख दोनों जाहिर किया गया। तो मुझे लगता है कि अभी देखिए चुनाव में एकदम श्योर है कि अब दोनों साथ लड़ेंगे। अच्छा, टिकट को लेकर एक सिचुएशन जरा सा मुझे आप बताइए कि इस सिचुएशन में जबकि बीजेपी और जेडीयू एक साथ मिल जाती है, जेडीयू की ताकत अभी बची हुई है और अगर बीजेपी ने सरेंडर किया है नीतीश कुमार के चेहरे के सामने तो जाहिर है कि उसने जमीन पर इसका आकलन भी कर लिया होगा। बिना आकलन के इस तरह से प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को के बारे में इस तरह की बातें करके एक मैसेज देने की कोशिश नहीं की होती। यानी ये दोनों दल जो है अगर मिल जाते हैं और ये तय हो जाता है लगभग इन दोनों के बीच में किसी तरह की कटुता नहीं है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, किसी तरह का टकराव नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या तेजस्वी यादव मुकाबला कर पाएंगे इनका? देखिए, दो चीज आपको समझना होगा बिहार की राजनीति में और बिहार के पॉलिटिक्स में, और वोटिंग पैटर्न को देखकर आपको दो चीज देखना होगा। पहला दो चीज आप देखें कि अभी लड़ाई अगर मानिएगा तो भाजपा वर्सेस आरजेडी है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये भाजपा वर्सेस आरजेडी लड़ाई है। ये नीतीश कुमार भी मानते हैं, नरेंद्र मोदी भी मानते हैं, अगर नहीं मानते तो बार बार हैमर नहीं करते उसको। दूसरी बात, अभी जो नीतीश कुमार जिस तरह के पॉलिटिशियन है, और उस पॉलिटिशियन को आप पहले डाउनफॉल होता है, फिर एकाएक नीतीश कुमार ऊपर आ जाते हैं। आज तो उनके बातचीत में बॉडी लैंग्वेज में कहीं
कोई परेशानी नहीं दिख रही थी, बहुत अच्छे से हाँ, बोल बिल्कुल रहे थे। दुरुस्त दिखाई दे रहे थे। मतलब जी जो जी जी। बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो हाँ पिछला उनका जो जिस तरह का मतलब सीन आया था सामने, वो प्रधानमंत्री का हाथ पकड़ ले रहे हैं या हाँ थोड़ा हाँ ढीली-ढाला हाँ उनका तेवर है, हाँ। तो वो सब नहीं दिखाई अब दिया। कड़क अंदाज उनका नीतीश जी कुमार जी का जी जी 2-3 जी। साल पहले वाला था। और उन्होंने अपने बारे में बता दिया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमने महिलाओं के लिए किया, हमने किसानों के लिए किया, हमने रोड बनवाए, हमने ये वो अपने भी उपलब्धि को बताया उन्होंने। ऐसा नहीं है हुँ। कि सिर्फ उनकी बात को हाँ हाँ आपने उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपनी पूरी। और आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन जो दिखाया गया किसानों का, तो पहला प्रेजेंटेशन टोटल नरेंद्र मोदी का था, और विकसित बिहार में टोटल नीतीश कुमार का वो वीडियो दिखाया जा रहा था लोगों को। देखिए अभी तो नीतीश कुमार के पास वोट बैंक है। एक उदाहरण खाली मैं देता हूँ, अगर वोट बैंक किसका होता नीतीश कुमार का, तो जहानाबाद की सीट वो नहीं जीत पाते, पहला। इसीलिए आप कहेंगे कि जहानाबाद में जो बेलागंज, जिसमें सुरेंद्र यादव की का वर्चस्व 35 वर्षों से था, उसको जीतने के लिए नीतीश कुमार बहुत प्रयास करते थे, नहीं जीत पाते थे। और अबर वो जीत गए, ठीक है। एक कारण बना, प्रशांत किशोर ने कुछ वोट काट लिए और मनोरमा देवी ने यादव वोट को अपने तरफ किया, तो सुरेंद्र यादव हार गए वहां से। तो एक वो हुआ। और जो 12 सीट जीता उन्होंने लोकसभा की सीट में, कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक तो है, तभी तो जीता। और इस बात को बीजेपी भी रियलाइज कर रही है कि भाई इनका वोट बैंक है, अगर हम हट जाएंगे तो चिराग पासवान के 6% वोट से हम क्या कर पाएंगे। तो वो मिला जुला के वो देखिए ऐसी सबसे बड़ी देश की पार्टी लोग बोलते हैं, उनका एक अपनी जांच करने का तरीका, सर्वे का तरीका होगा। वो सर्वे दे रहा होगा, उनके पास इंटेलिजेंस ब्रांच है, उनके पास बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो जमीनी हकीकत बताती होगी प्राइम मिनिस्टर को, ऐसी बात नहीं है। तो नीतीश कुमार के पास अभी जो वोट बैंक है, नरेंद्र मोदी का जो अभी वोट बैंक दिल्ली जीतने के बाद जो कलेजा चौड़ा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस अभी घुस रही है कि कांग्रेस का ये होगा और कांग्रेस बदलेगी, कांग्रेस ठीक करेगी। कांग्रेस और आरजेडी के बीच थोड़ी दरार दिख रही है, हालांकि वो दरार भी पड़ जाएगी। वो दरार में ऐसा नहीं है कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, मगर पड़ जाएगी। कांग्रेस अपने हिसाब से बात करेगी और अपने हिसाब से कैंडिडेट देगी। मुझे लगता है कि ये भी सर्वे में उन्हें पता हो गया होगा कि तेजस्वी यादव का जो 20 में पिच था, जो रोजगार का मसला था, वो रोजगार का मसला फिसल गया। अब रोजगार का मसला नहीं है, हालांकि नौजवानों में कुछ इस बात की चर्चा है, और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी कहीं है पीछे। ऐसा नहीं कि प्रशांत किशोर एकदम बिग जीरो होंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस तैयारी करने से पहले, उसकी तैयारी अगर बिहार में शुरू हुई, उससे पहले चुनाव की घोषणा करा दें, तो फिर मामला उस तरह से नहीं हो सकता है जो कांग्रेस समझ रही है। अभी मैं मानता हूं कि जिस तरह से एनडीए के गठबंधन में एकता दिखती है, भले अंदर सीट को लेकर कुछ हो, हर एक ये में हर पार्टी के लोग हर के जितने भी घटक दल के लोग हैं, सब लोग आ रहे हैं, सब लोग एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक साथ घूम रहे हैं। मन में अलग कुछ बात हो तो मैं नहीं कर सकता, तबर भी एक साथ घूम रहे थे, 20 में भी एक साथ घूम रहे थे, मगर अंदर अंदर चिराग पासवान उनका काम तमाम कर रहे थे। तो ऐसा हो सकता है, बीजेपी चाहती है कि हम बड़ी पार्टी बनकर उभरे, उसकी मन की पूरी इच्छा है कि हम बड़ी पार्टी बनकर उभरे, और अबर कहे नीतीश कुमार को कि हमारा मुख्यमंत्री होगा। तो और ये इस तो चुनाव के बाद बाद ऐसा सीन आ चुनाव सकता के है, चुनाव के पहले तो चुनाव ऐसा के पहले परिदृश्य नजर नहीं आता। अब नहीं लगता कि कोई हाँ। ऐसा तालमेल नीतीश कुमार अब करेंगे। और जिस तरह से उनके देख रहे थे, दो संबोधन हमने देखा। एक संबोधन में प्रधानमंत्री ने ललन सिंह की तारीफ की, और दूसरे संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संजय झा का नाम लिया, ललन सिंह का नाम नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं पार्टी में कि ललन सिंह भाई आज के तारीख में नाक के बाल हो गए
प्रधानमंत्री के। बिल्कुल, तो चुनाव में यह और सारी राजनीतिक दलों के बीच में जब इस तरह का कुछ टकराव होता है तो कई छोटी-छोटी बातें कई बार बड़ी बन जाती हैं, लेकिन जी अभी जी जो जी परिस्थितियां हैं उसमें जी ऐसा लग रहा है कि दोनों दलों के बीच में मोटे तौर पर एक सहमति दिखाई दे रही है कि नीतीश कुमार और मोदी मिलकर बिहार में एनडीए का नैया पार कराने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अभी की परिस्थितियों में परिस्थितियां बदल भी सकती हैं, चुनाव आते आते, चुनाव में अभी ऐलान नहीं हुआ है, बहुत सारी बातें हैं। अभी की परिस्थिति में जो प्रशांत किशोर का फैक्टर है और इधर में इंडिया अलायंस में आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जो फ्रिक्शन, जिसकी थोड़ी सी आपने भी एक उसके बारे में थोड़ा संकेत दिया कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कांग्रेस अब ज्यादा स्टेक चाहती है, ज्यादा अपना हिस्सेदारी चाहती है। दूसरी तरफ आरजेडी तेजस्वी यादव के पूरी तरह से ऊपर निर्भर हो गया है। लालू यादव जीवित हैं, वो गाइड करते होंगे पीछे से, लेकिन उसका चेहरा अब तेजस्वी हो चुके हैं। तो आपको विपक्ष की लड़ाई इनके मुकाबले कैसी दिखाई दे रही है? क्या विपक्ष कोई ऐसी किसी ऐसी परिस्थिति में इन दोनों को मजबूती से इनका मुकाबला करते हुए दिखाई दे रही है? क्योंकि पिछली बार नहीं, आपको याद होगा कि भले ही भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी थी, लेकिन आरजेडी का एक जो उसका लेवल था अपने आप में बहुत मजबूत था, बहुत ठीक ठाक सीटें आई थी। अभी सीट के नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बीजेपी और आरजेडी के सीटों की संख्या, अगर आप मान लीजिए अगर आरजेडी का जेडीयू का साथ नहीं मिले बीजेपी को, तो अपने आप ही वो पासा पलट जाता है। तो इस तरह की संभावना इस बार कैसे देख रहे हैं आप? विपक्ष की लड़ाई को सत्ता पक्ष की लड़ाई के बनिस्पत कितना मजबूत देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष की जो लड़ाई है और सत्ता पक्ष, विपक्ष की लड़ाई तो विपक्ष अभी भी कुछ संगठित नहीं हुआ। विपक्ष के साथ बहुत ईफेनबट है। इसीलिए ईफेनबट है कि अगर तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ चलते हैं तो उनके साथ बहुत सारे, जैसे प्रशांत किशोर, उनके वोट को काटने को तैयार है। हो सकता है वो नीतीश का भी वोट काट ले। दूसरी ओर ओवैसी का एक फैक्टर है जो माई समीकरण को उन कुछ पूर्वांचल में कम कर सकता है। जैसे बिल्कुल 5 सीट 6 सीट उन्होंने पूर्वांचल में जीता था। उसके बाद पप्पू यादव एक फैक्टर है। पप्पू यादव ने तो कल साफ कर दिया कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। अभी पप्पू यादव कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया, आज उन्होंने खुलेआम कह दिया कल कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीट पर लड़ेगी। कांग्रेस अपने अपने वजूद को लाएगी। कांग्रेस के लिए हम कन्हैया कुमार भी आ रहे हैं और हम भी हैं, ये बोला उन्होंने, बाइक पर बोला। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की जो जिद है कि मैं ही नेता बनूं, तो उन्हें भी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और जब तक ये सब गुणवा मिलेंगे नहीं, तब तक अभी की परिस्थिति में, आज की परिस्थिति में एडवांटेज एनडीए को है। आज की परिस्थिति में मैं बता रहा हूं कि एडवांटेज एनडीए को है और एनडीए इसको भुना सकती है। और दिल्ली के चुनाव के बाद जो आत्मविश्वास बढ़ा है उससे थोड़ा एनडीए महागठबंधन जो है वो सकते में है। भले उनका माई समीकरण हो या वो एबीसी ए टू जेड की बात करते हो या कुशवाहा की बात करते हो, एक नौजवान से एक काम नहीं हो सकेगा। जो तेजस्वी यादव समझ रहे हैं कि मैं अकेले कर लूंगा, और अब तो लालू प्रसाद यादव सिर्फ भाषण देते हैं, बयान देते हैं, मगर काम तो अब तेजस्वी यादव करते हैं। ठीक है, तेजस्वी यादव का भी क्रेज है, ऐसा नहीं कि उनका क्रेज नहीं है। तो उस क्रेज को शेप देने के लिए जब तक उनके बड़े लोग कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, लेफ्ट पार्टी का एक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनता है, तब तक ये बिखरे बिखरे दिखते हैं। और जब तक अब वो बन जाता है, जब तक ये कोशिश करेंगे, तब तक चुनाव की घोषणा हो जाएगी। और जब बिल्कुल। चुनाव की घोषणा हो जाएगी, मैं ये बता रहा हूं, ये गेम जी हो सकता है भाजपा का कि बिखर रहे हैं, इससे पहले चुनाव की घोषणा कर। बिल्कुल। तो लेकिन जो माहौल बना दिया है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के इस कार्यक्रम ने, उसके बाद जो है अब बिहार में ये तो एक साफ हो गया है कि लीडरशिप के सवाल पर बीजेपी एनडीए साइड में ये एक कोशिश है, आपने विपक्ष का बता ही दिया। लेकिन चुनाव की जब बात होती है तो सिर्फ लीडरशिप से काम चलता नहीं है, पार्टियों की कोशिश से काम चलता नहीं है।
इसमें जातियों का बड़ा एक प्रभाव होता है। और जो एनडीए में आज मैं देख रहा था कि मंच पर जिस तरह से जीतन राम मांझी को महत्व दिया जा रहा था, नीतीश कुमार पिछड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, पिछड़ों के बीच में उन्होंने बहुत मजबूत काम किया है, जातीय गणना करा के भी उनका एक उनका आधार मजबूत हुआ है उस बीच में। ठीक है, क्रेडिट तो उसका तेजस्वी भी लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार वो चेहरा है। उसके अलावा मैं देख रहा था कि गिरिराज सिंह बैठे हुए थे बीच में। तो ये जो त्रिदेव उन्होंने बनाया है एनडीए ने, इस त्रिदेव का क्या संकेत है? बिहार में जातीय समीकरण क्या एनडीए के पक्ष में आपको नेतृत्व की तरह ही ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है? क्योंकि बिहार में जब चुनाव होंगे तो नतीजे जाति ही प्रभावित करेंगे, ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मुद्दों की बात हम बाद में करेंगे कि बिहार के सामने किस तरह के मुद्दे हैं, लेकिन जातियों की बात आप कैसे देखते हैं? क्या एनडीए जातीय आधार पर भी आपको मजबूत दिखाई देता है? सभी जातियों को साधा हुआ है उन्होंने? देखिए, नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा जबरदस्त गेम खेला है किसान योजना वाली। 80 लाख बिहार के किसानों को 1600 करोड़ रुपया भेजा है आज। तो किसान तो सिर्फ एक ही जात के नहीं होते हैं ना। देखिए, एक किसान को पकड़ने का मतलब हुआ कि किसान सवर्ण भी होंगे, किसान पिछड़े भी होंगे, किसान अति पिछड़े भी होंगे, किसान मुस्लिम भी होंगे। तो उन्होंने एक साथ एक चीज को टारगेट किया कि भाई किसान को, बिहार के किसान को यह बात लगे कि नहीं, देखिए भाई 1600 करोड़ रुपया उन्होंने एक क्लिक में दे दिया। 22,000 करोड़ पूरे देश में दिया, 1600 करोड़, और उन्होंने मेंशन किया कि मैंने 1600 करोड़ रुपया बिहार के किसानों को दिया। तो किसान तो सिर्फ एक जात के नहीं है, वो तो हर वर्ग के किसान है। उसको प्रभावित करने के लिए नरेंद्र मोदी ने जातीय समीकरण को कुछ दूसरे तरफ ले जाने के लिए ये काम किया। रही दूसरी जात, तो मुस्लिम जो है, मुस्लिम अभी भी लाख बाइक पर बोल दे मुस्लिम कि हम बीजेपी के नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, ये मानने वाली बात नहीं है। जो माई समीकरण है वो कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। नहीं, लेकिन हाँ, क्या उसमें मुस्लिम कुछ वोटर नीतीश कुमार को नहीं वोट करते हैं? आज भी नीतीश कुमार बात कर रहे थे कि हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। मुसलमान किसके साथ है? वो दावा कर रहे थे कि मुसलमान उनके साथ है, महिलाएं उनके साथ है। ठीक है, उनसे ये वोट छीनने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, लेकिन मतलब आपका क्या कहना है कि क्या मुसलमान नीतीश कुमार के साथ तो अभी भी खड़े होंगे ना? भाई, नीतीश कुमार का चेहरा क्यों मोदी को पसंद है? इसीलिए कि वो मुस्लिम वोट लेकर भी आएंगे, इसलिए कि वो महिलाओं के लिए उन्होंने जो काम किया है उसका भी फायदा मिलेगा गठबंधन को? नहीं, देखिए, प्रोग्रेसिव मुस्लिम जो है वो नीतीश कुमार के साथ थे। और प्रोग्रेसिव मुस्लिम पसमादा एक समुदाय है जिसको लेके नीतीश कुमार में, उसमें बहुत सारी जातियां हैं। वो पसमादा समाज के मुस्लिम भी उस समय साथ थे। जब अली अनवर इधर आए हैं तो आगे क्या होगा नहीं कर सकता। मगर एक सवाल मुस्लिमों के दिल में है कि नीतीश कुमार ने क्यों एनडीए से हाथ मिलाया, भाजपा से क्यों हाथ मिलाया? ये मुस्लिमों के बीच एक क्वेश्चन मार्क है कि वो क्यों मिला है। नीतीश कुमार ने काम किया, कब्रिस्तान की घेराबंदी हो या फिर और भी भागलपुर दंगे में जिस तरह से उन्होंने लोगों को राहत दिलवाई, वो सारी बातें मुस्लिम मानते हैं। मगर कहीं ना कहीं मुस्लिम इस बात से नाराज हो गए हैं कि वो भाजपा में क्यों गए। तो देखिए, 90% चूंकि आज अब भागलपुर में शाहनवाज एकमात्र चेहरा है, मुस्लिम के एकमात्र चेहरा है। आज वो मंच पर थे नहीं, कहाँ थे, नहीं थे, क्यों नहीं बुलाया गया? हालांकि वो बड़ी मेहनत किए मुस्लिम एरिया में जाके मुस्लिमों को लाना। तो कहीं ना कहीं मन में मुस्लिमों को है कि बीजेपी हमें साथ लेकर नहीं चलना चाहती। मेरा प्रतिनिधित्व जीरो हो रहा है भाजपा में, विदाउट मुस्लिम मुक्त भाजपा, मुस्लिम मुक्त भाजपा की बात हो। तो इसलिए नीतीश कुमार को इस पॉइंट पर थोड़ा मुस्लिमों का वो साथ नहीं मिल पाएगा जो मिला था पहले। हाँ, अति पिछड़ा दलित, महादलित जो उनका वोट बैंक है वो है, और वो कितना भुना पाते हैं ये, और वो कितना ट्रांसफर करवा सकते हैं उनको, ये देखने वाली बात होगी चुनाव।
तो अभी की तो परिस्थिति एक में अब समय मुझे लगता है कि हो गया है। एक जाते जाते ये आपसे सवाल है कि क्या आप मानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम था ये मोदी जी का, ये एक तरह से बिहार में चुनाव का आगाज इसको मान ले कि एनडीए ने अपनी ओर से आगाज कर दिया है, जिस तरह से कार्यक्रम को एक बड़ा स्वरूप दिया गया, जिस तरह से मोदी जी रैली की तरह अपने बग्गी में उसमें चढ़ के आए लोगों के बीच में, और जितनी भीड़ जुटाई गई, भीड़ जुटाना तो खैर ज्यादा मुश्किल अब नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी पार्टी के लिए। ऐसी सभाओं में भीड़ उन लोगों की हो जाती है जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जिनको कुछ भी मिल रहा है उन सबको अधिकारी पकड़ कर लाते हैं। और एकदम से आज दिखाई भी दिया कि काफी गहमागहमी है, बहुत भीड़ है, पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी उन सबको कंट्रोल करने के लिए। तो ये मान ले कि एक तरह से एनडीए ने चुनावी शंखध्वनि कर दी है बिहार में। देखिए, दो बात बता दूं। एक तो भीड़ की बात, तो मैंने देखा है, भागलपुर को करीब से जानता हूँ, गजब माहौल बनाया था वहां भाजपा के लोगों ने, अच्छा माहौल बनाया था। और करीब 20 दिनों से इसकी तैयारी हो रही थी, और महिला हो पुरुष हो, भाजपा के लोगों ने भीड़ जुटाने की कोशिश की, निमंत्रण दिया, क्या क्या है, बहुत सारी बात। दूसरा सवाल, माहौल तो बन ही गया। आज प्रधानमंत्री मान लिया आए भागलपुर, अपोजिशन लेने कहा वो तो बार बार आएंगे, ये कुछ वो तो अब चुनाव हो रहा है तो बार बार आएंगे। भाई चुनाव हो रहा है भागलपुर से, अगर उन्होंने कृषि निधि का बटन दबाया तो ये भागलपुर के लिए बड़ी बात हुई। और दूसरा, राहुल गांधी भी 2 बार आ चुके हैं, तीसरे बार आ रहे हैं। उधर कांग्रेस मजबूत हो रही है, उधर खड़गे आ रहे हैं, तो अब तो माहौल बन गया ना। और मुझे लगता है कि ये शंखनाद है चुनाव का, और शीघ्र चुनाव का शंखनाद है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जैसा हम लोग ने बातचीत की, और ये कार्यक्रम जो है अभी इंडियन पोस्ट और मीडिया स्वराज पर अभी लाइव हो रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम आप लोग सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि ये बेवाक लाइव पर, जो जिसके संपादक दीपक जी हैं, उनके चैनल पर भी ये उपलब्ध होगा कुछ समय बाद। और हम लोग लगातार बिहार पर चर्चा करेंगे, बिहार में जो भी जिस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं और चुनावी जिस तरह से गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि लगातार उसका एक जमीनी विश्लेषण आप तक पहुंचाते रहें। और हमारी कोशिश रहती है कि हम जो आकलन करें उसमें निष्पक्षता को प्राथमिकता दें। हम जमीन से जो आवाज़ें आ रही हैं उसके आधार पर बातचीत करते हैं, हम किसी के लिए कैंपेन नहीं कर रहे हैं। आमतौर पर आजकल जिस तरह के चुनावी चर्चाएं हो रही हैं या जिस तरह की राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं, तो उसमें एक तरफा हो जाता है। बहुत आदमी को मोदी बहुत पसंद है, बहुत आदमी को मोदी बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और बहुत आदमी को मोदी से अच्छा कोई नेता ही नहीं लगता है। तो हम लोग उस धारणा, उस भावना के साथ नहीं काम करते हैं। हम निष्पक्षता से अपनी बात रखते हैं, और इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के संवाद की कोशिश करते हैं। आखिर में इस चैनल पर सभी आए हुए सभी श्रोताओं का, दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इसी तरह की चर्चा, विमर्श और संवाद के साथ फिर मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में। दीपक जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। और बिहार पे जो है चर्चा आप ही के भरोसे रहती है, तो आप बिहार पे चर्चा के लिए आप वक्त निकाला कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।